हेलो स्टूडेंट, हम लोग वेक्टर चैप्टर को यहाँ लर्न कर रहे हैं, सदिश चैप्टर को, और उसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी किसी भी सदिश को उसके घटकों में किस प्रकार हम विभाजित कर सकते हैं। किसी भी सदिश को उसके घटकों में विभाजित करना, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी सदिशों का वियोजन कहलाता है। किसी भी सदिश को उसके घटकों में विभाजित करना। अब जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है वो एक तो हमको द्विविमीय निर्देश तंत्र में बात करना है, द्विविमीय तंत्र में, इन 2 डायमेंशनल फ्रेम। यानी अगर आपके पास 2 डायमेंशनल फ्रेम हो तो आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे, और आपके पास 3 डायमेंशनल फ्रेम हो एंड त्रिविमीय तंत्र हो तो कैसे करेंगे। आराम से देखना और समझना, उसके बाद हम जरा इस टॉपिक को आगे की तरफ लेके जाएंगे। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई द्विविमीय तंत्र है, ये इसमें एक्स अक्ष है, ये इसमें वाई अक्ष है। ये कोई सदिश है अपने पास ए वेक्टर, ए वेक्टर है जो कि एक्स अक्ष से यहाँ थीटा कोण पर है। अब अगर आप इस ए वेक्टर को पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इसके लिए आपको 2 अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो एक्स अक्ष की आवश्यकता पड़ेगी और एक वाई अक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैं कहूँ कि किसी कण का विस्थापन इस प्रकार से है, यानी वो इस प्रकार से डिस्प्लेस हो रहा है, तो आप बोलोगे कि ये आगे भी जा रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है। तो यानी एक तो मुझे उसका ये वाला कंपोनेंट बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ कितना आगे चला गया, और इसके साथ ये बताना पड़ेगा कि ये कितना ऊपर चला गया। भाई सिंपल ये तो बात। जैसे मैं कहूँ किसी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है तो यहाँ से यहाँ खिसक गया वो, यहाँ से ऊपर चला गया वो, अब कितना खिसका और कितना ऊपर गया ये दोनों आपको बताने पड़ेंगे। यानी इस वेक्टर को, इस सदिश को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मुझे इसका एक्स घटक भी बताना पड़ेगा और इसका वाई घटक भी बताना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाऊंगा, पूरी तरह से बता पाऊंगा। तो उसको बताने के लिए मैंने क्या किया, एक तो यहाँ पर लंब डाल दिया एक्स घटक पर, तो ये तो हो गया इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स, ठीक है। वाई घटक अक्ष पर मान निकालने के लिए मैंने वाई की तरफ परपेंडिकुलर डाल दिया और ये इसका कंपोनेंट हो गया ए वाई। ये तो एक्स अक्ष की तरफ इसका कंपोनेंट हो गया, घटक हो गया, और ये वाई अक्ष की तरफ इसका घटक हो गया। अब जैसे ए वेक्टर को अगर मैं पूरी तरह से प्रदर्शित करना चाहूँ तो ए वेक्टर आप लिखोगे सर ए एक्स डॉट आई कैप, एक्स अक्ष की तरफ है और दिशा बताने के लिए हमने क्या कर दिया, आई कैप एकांक सदिश का उपयोग कर दिया। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एकांक सदिश के बारे में बताया। और ए वाई डॉट जे, यानी ये जो ए वेक्टर है वो 2 से मिलके बना है, एक तो एक्स कंपोनेंट है इसमें, दूसरा वाई कंपोनेंट है। तो आप लिख देंगे ए एक्स डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट क्या हो जाएगा, जे कैप। तो ए वेक्टर मेरे पास हो गया ए एक्स डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट जे कैप। यानी किसी भी सदिश को उसके घटकों के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब हम बोलेंगे भाई ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी और उसके वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। हालांकि मैं आपको यहाँ निकाल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप एक चीज़ अपने दिमाग पर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं आप, ये रख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन से वेक्टर एंगल फॉर्म करता है, सदिश जिस दिशा से कोण बनाता है उस तरफ तो कॉस कंपोनेंट आता है और उसके लंबवत दिशा में साइन कंपोनेंट आता है। जैसे यहाँ देखो ए वेक्टर ने यहाँ से थीटा कोण बनाया है, तो ये जो इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट होगा जिसको आपने ए एक्स कहा है, ये इसका कॉस कंपोनेंट होगा यानी ए कॉस थीटा, और वाई की तरफ क्या होगा, ए साइन थीटा। इसको हालांकि आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये ए वाई है तो क्वाइट ऑब्वियस है ये भी ए वाई हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। ये आपको समकोण त्रिभुज दिख गया। समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है यानी परपेंडिकुलर है, ये आधार है बेस, और ये हो गया कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में बात करूं तो आप लोग कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब मेरा कितना हो गया ए वाई, कर्ण हो गया ए, तो मेरा ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हो गया ए एक्स, कर्ण हो गया ए, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा।
तो देखिए यहाँ पर देखा हमने कि जो कॉस कंपोनेंट था यानी एक्स एक्सिस का लॉन्ग यानी एक्स अक्ष की तरफ जो इसका घटक है वो तो आ गया ए कॉस थीटा, और वाई अक्ष की तरफ जो घटक है वो आ गया हमारा ए साइन थीटा। अब जरा मुझे ए निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, दोनों का वर्ग करके जोड़ देता हूँ। तो जोड़ो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। दोनों में से ए स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। कुछ भी कह दो एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी अगर मुझे इस सदिश का परिमाण निकालना है तो मैं लूँगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई स्क्वायर। तो यानी अगर मैं किसी सदिश को उसके घटकों के रूप में लिखना चाहता हूं तो मैं लिख दिया ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ए एक्स डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट जे कैप। अगर मैं ए सदिश का परिमाण निकालना चाहता हूं तो इसका जो एक्स घटक का परिमाण है उसका स्क्वायर प्लस वाई घटक का जो परिमाण है उसका स्क्वायर, और फिर क्या कर देना, दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल देना, स्क्वायर रूट कर देना है, आगे पास ए का मान आ जाएगा। अब हम कॉम्पिटिटिव पर्पज से बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, देखो सबसे पहले ये इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, ऐसे। दूसरी जिस डायरेक्शन से एंगल बने, जिस दिशा से कोण बने उस तरफ आ जाएगा कॉस घटक और उसके लंबे दिशा में आ जाएगा साइन घटक। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें तो इस ए वेक्टर की अगर दिशा निकालनी पड़े, दिशा का मतलब आपको टेन थीटा निकालना है, और टेन थीटा आपने पढ़ा है लंब बटे आधार होता है, लंब ए वाई हो गया, आधार ए एक्स हो गया, तो आप लिखेंगे ए वाई अपॉन ए। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स, या थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए। यहाँ बता दिया, आगे मैं आपको त्रिविमीय तंत्र में सीधा बता दूंगा। अपने को याद क्या रखना है, जैसे हमारा ए वेक्टर है, इसका एक एक्स अक्ष की तरफ घटक है, एक वाई की तरफ घटक है। एक्स अक्ष की तरफ जो घटक है उसका परिमाण ए एक्स है, वाई अक्ष की तरफ जो घटक है उसका परिमाण ए वाई है। तो मैंने कह दिया ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ए एक्स डॉट आई के प्लस ए वाई डॉट जे के। अगर इसका परिमाण निकालना है तो ए बराबर होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कोण निकालना है तो टेन थीटा हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स और थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए। ओके। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, सदिश जिस दिशा से कोण बनाता है उस तरफ कॉस घटक और उसके लंब दिशा में साइन घटक। तो ये हो गया द्विविमीय तंत्र में सदिश का वियोजन। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किस तरह से यहाँ एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं और उन एग्जाम्पल की बेस पर अपन लोग देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि भाई मेरे पास कोई वेक्टर दे रखा है, कोई सदिश है एक वेक्टर, और ये है 3i कैप प्लस 4j कैप। मुझे ए वेक्टर कोई सदिश दिया है और ये मैंने आपको बताया है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो मैं आपसे कहूँ इस ए वेक्टर का परिमाण बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बताइए, और इसकी दिशा बताइए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बताइए। यानी आपसे मैं इसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन यानी दिशा की बात कर रहा हूँ। तो परिमाण यानी ए निकालना है, तो उसके लिए आपने कहा था कि एक्स घटक का जो परिमाण है उसका वर्ग, वाई घटक का जो परिमाण है उसका वर्ग, दोनों को जोड़ के अंडर रूट कर दो। आई कैप से पहले क्या दे रखा है 3, 3 स्क्वायर, जे कैप से पहले क्या दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके अंडर रूट कर दिया, वर्गमूल कर दिया। तो 9 प्लस 16 ये हो गया भैया 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो ए बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, दूसरा देखो, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसकी दिशा भी आपको बतानी थी तो आप बोलोगे सर टेन थीटा वाई एक्स की तरफ क्या है 4 है, एक्स की तरफ 3 है, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3। तो एक सिंपल सा मेरे पास हो गया, ए की वैल्यू मैंने 5 निकाल दी और थीटा बराबर टेन इनवर्स क्या निकाल दिया 4/3। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। आपको दिया है बी वेक्टर इक्वल टू 12i कैप प्लस 5j कैप। बी वेक्टर हमको दिया है 12i कैप प्लस 5j कैप। आपसे पूछा जाता है बी वेक्टर की दिशा बताइए, तो दिशा बताने के लिए टेन थीटा, तो y अपॉन एक्स, वाई की तरफ कितना है 5 है, एक्स की तरफ कितना है 12 है, तो 5/12, और थीटा बराबर क्या होगा टेन इनवर्स
5/12। आपसे कहा जाए नहीं नहीं दिशा से काम नहीं चल रहा, आपको परिमाण भी निकालना है। परिमाण निकालना है तो देखो भी आपको मैंने क्या बता रखा है, जो मैंने बता रखा है दिमाग में फटाफट स्ट्राइक करना चाहिए। x का क्या हो गया 12, 12 का स्क्वायर, वाई के लिए क्या रखा हुआ है 5, 5 का स्क्वायर, तो b बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 169, 169 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सिंपल से बताया यहाँ पर, और आपने देखा होगा इन सिंपल एग्जाम्पल के बेसिस पर आप लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ वैल्यू क्या क्या आएंगी। तो अगर आपको दिया जाए कि भाई आपको द्विविमीय तंत्र में कोई वैल्यू दी जाए, आपसे उस सदिश का परिमाण पूछा जाए, उस सदिश की दिशा पूछी जाए, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है बहुत सिंपल तरीके से। फिर एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जिससे आपके माइंड में कोई डाउट्स ना रहे। ओके, अच्छा कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या आ सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई कोई सदिश है हमारे पास जिसका y अक्ष के अनुदिश घटक 10 है, यानी ए वाई मैंने आपको दे दिया 10। कोई सदिश है मेरे पास जिसका y अक्ष के अनुदिश घटक कितना है 10 है। बहुत आराम से समझना अच्छी तरह से, y अक्ष के अनुदिश घटक अपने को कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और आपसे कह दिया भाई जो सदिश है उसका परिमाण 20 है। सदिश है उसका y अक्ष के अनुदिश घटक कितना है 10 है, और सदिश का परिमाण कितना है 20 है। तो आपसे कहा जाता है बताओ इसका x अक्ष के अनुदिश घटक क्या होगा। कोई सदिश है जिसका y अक्ष के अनुदिश घटक कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और सदिश का परिमाण मुझे 20 दे रखा है। आपसे पूछा जाता है बताओ इस सदिश का x अक्ष के अनुदिश घटक क्या होगा। ए वाई आपको दे दिया, ए आपको दे दिया, ए एक्स आपसे पूछा। ऐसा क्वेश्चन आते माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई हमने तो पढ़ा था ए वाई इजकल टू ए साइन थीटा होता है, इससे अगर साइन थीटा देखेंगे तो आप ए वाई अपॉन ए आएंगे। तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक किया, तो ए वाई कितना है 10 है और ये कितना है 20 है, 1/2, 1/2 तो ये क्लियर हो गया, थीटा 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, अब आप कैसे भी कर सकते हैं। आपने कहा भाई ए एक्स इक्वल टू तो ए कॉस थीटा होता है सर, हमने पढ़ा है, थीटा अभी अभी हमने 30 निकाला है, 30 रख दिया हमने यहाँ पर, ए कितना दे रखा है अपने को 20 दे रखा है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, ये 10 टाइम चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 10√3 आएगी। तो इस तरह से भी दिया जा सकता है। एक जैसा मैंने आपको बताया, आपको भाई दोनों कंपोनेंट दे देगा कि ए वेक्टर ये हो गया, ए की वैल्यू निकालो और एंगल निकालो। आपको जैसे मैंने यहाँ थोड़ा अलग करके दे दिया कि भाई किसी भी सदिश का y अक्ष के अनुदिश घटक 10 है, सदिश का परिमाण 20 है, तो x अक्ष के अनुदिश घटक बताइए। तो y अक्ष के अनुदिश घटक तो हमने देख लिया, ए वाई बराबर ए साइन थीटा था, तो साइन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए हुआ हमारा, तो 10/20 हमने 1/2 कर दिया, थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी लैंग्वेज अपने को कंफ्यूज कर देती है कि y अक्ष के अनुदिश घटक कितना है, सदिश का परिमाण इतना है। कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है और इजीली सॉल्व करना। ओके, एक ये दे सकता है किसी सदिश का x अक्ष के अनुदिश घटक y अक्ष के अनुदिश घटक का √3 गुना है। क्वेश्चन सुनना, किसी सदिश का x घटक y घटक का √3 गुना है, तो सदिश की दिशा बताइए। अब ये बड़ा सोचो भाई, x घटक y घटक का √3 गुना है, सदिश की दिशा बताइए। सोचते हैं, x घटक यानी ए एक्स, y का √3 गुना तो ए वाई का √3 गुना, ये तो दिया है भाई। जो x घटक है y घटक का √3 गुना है, तो जो ए एक्स है वो ए वाई का √3 गुना हो गया। सदिश की दिशा, दिशा का मतलब tan थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स।
ओके, ए वाई अपॉन ए एक्स, तो ए वाई कितना, ए वाई छोड़ दिया, ए एक्स की वैल्यू आपने √3 ए वाई देख रखी है, तो एक्स की वैल्यू हमने √3 ए वाई रख दी। भाई ये तो दिया tan थीटा ए वाई अपॉन एक्स, ए वाई ये रहा, ए एक्स ये रहा, ए वाई से ए वाई गया, तो tan थीटा अपने पास आ गया 1/√3, 1/√3। और ये बात आपको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि tan थीटा में 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू होती है, देन द एंगल इज 30 डिग्री। पता है ना भैया। तो यहाँ पर जो कोण है वो 30 डिग्री का हो गया। आपसे दिशा के बारे में पूछा गया, यानी आपसे कोण के बारे में पूछना चाह रहा है, और कोण आप बता देंगे कि कोण यहाँ पर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखो आपके जितने तरह के यहाँ क्वेश्चन बन सकते थे ध्रुवीय तंत्र के लिए, मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व कराए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे हमने 2 डायमेंशनल फ्रेम में बात की थी, ऐसे हम जरा 3 डायमेंशनल फ्रेम में बात कर लेते हैं, त्रिविमीय तंत्र में बात कर लेते हैं। आज हम सदिशों के वियोजन को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं। अब जरा हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे त्रिविमीय तंत्र में इन 3 डायमेंशनल फ्रेम। अब त्रिविमीय तंत्र हम लोग जरा समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब त्रिविमीय तंत्र है तो आप 3 अक्षों की बात करेंगे, आप बोलेंगे कि एक तो ये एक्स अक्ष होगी, चलो ठीक है मान ली बात, एक ये वाई अक्ष होगी, चलो ये भी बात मान ली, और एक जेड अक्ष हो गई और ये भी बात मान ली, और यहाँ ये इसका मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, सपोज करो कि ये ए वेक्टर है मेरे पास, ये जो ए वेक्टर है वो एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष से बीटा कोण बना रहा है, और जेड अक्ष से गामा कोण बना रहा है। जो ए वेक्टर है मैंने कह दिया वो एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष से बीटा कोण बना रहा है, और जेड अक्ष से गामा कोण बना रहा है। देखो मैंने यहाँ पर आपको बता रखा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर 3 घटक करने पड़ेंगे, एक तो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, एक वाई के अनुदिश होगा और जेड के अनुदिश होगा। तो देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर ए एक्स डॉट आई कैप होता है एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश बता रखा है, प्लस ए वाई डॉट जे कैप। यहाँ तक तो हमने पहले ही कर लिया था जब हमने द्विविमीय तंत्र की बात की थी। अब क्योंकि ये त्रिविमीय तंत्र है तो यहाँ पर एक्स और वाई के अलावा एक एक्सिस और है, वो है जेड एक्सिस। तो आप लिखेंगे ए एक्स डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट जे कैप प्लस ए जेड डॉट के कैप। तो यहाँ से हमने ए वेक्टर देखा, तो ए वेक्टर मेरे पास हो गया ए एक्स डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट जे कैप प्लस ए जेड डॉट के कैप। ओके, अच्छा अब मैं ए सदिश के अगर परिमाण की बात करूं तो जैसा आपने वहां किया था वहां आपने किया था √ax² प्लस ay²। अब यहाँ पर ए जेड और है ना, तो आप कर देंगे प्लस ए जेड²। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ए सदिश का परिमाण ए की बात करूं तो हो जाएगा √ax² प्लस ay² प्लस क्या हो जाएगा ए जेड²। ठीक है, √ax² प्लस ay² प्लस ए जेड²। अब मैंने आपसे एक चीज कही थी, याद हो, कि जिस दिशा से सदिश कोण बनाता है उस तरफ उसका हमेशा एक्स घटक आता है, एक्स कंपोनेंट आता है। अब जरा देखो ए वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है कोण, तो मैं लिख सकता हूं ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस अल्फा। ठीक है, अब वाई घटक से बीटा बना रहा है तो मैं लिख सकता हूं ए वाई बराबर ए कॉस बीटा। साइन के रूप में यहाँ नहीं ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली एंगल्स पे फोकस कर रहा हूँ कि भाई यहाँ अल्फा बना रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बीटा बना रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, और गामा बना रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। ठीक है, तो ए एक्स बराबर मैंने कह दिया ए कॉस अल्फा, इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर। ए वाई बराबर मैंने कह दिया ए साइन थीटा, और ए जेड बराबर मैं कहूँगा, बोलिए ए कॉस गामा। वेरी गुड। तो ए एक्स इजकल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इजकल टू ए कॉस बीटा, ए जेड इजकल टू ए कॉस गामा। ये इसके तीनों कंपोनेंट हो गए। लेकिन अगर इसके बेसिस पर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कॉस अल्फा बराबर आएगा ए एक्स अपॉन ए आएगा। अच्छा, तो इसको आप लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन √ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कॉस बीटा अगर आप निकालें तो आप इसको लिखेंगे
ए वाई अपॉन ए, देख सकते हैं कॉस बीटा आएगा ना, इसको ट्रांसफर कर देंगे ए वाई अपॉन ए। अच्छा, आप ए वाई अपॉन ए लिखेंगे तो आएगा ए वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस एल्फा हो गया ए एक्स अपॉन ए, यानी ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कॉस बीटा हो गया मेरा ए वाई अपॉन ए, यानी ए वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और फाइनली हम बात करते हैं कॉस गामा की। कॉस गामा हो जाएगा ए जेड अपॉन ए, यानी ए जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपने कहा भाई ए वेक्टर इक्वल टू हो गया ए एक्स डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट जे कैप प्लस ए जेड डॉट के कैप, तो ये बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आपने देखा ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा हो गया, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा हो गया, ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा हो गया। यहाँ से कॉस अल्फा देखा तो ए एक्स अपॉन ए आया, यानी ये आ गया। कॉस बीटा देखा तो ए वाई अपॉन ए आया, यानी ए वाई अपॉन ए आ गया। कॉस गामा देखा ए जेड अपॉन ए आया, यानी ए जेड अपॉन ए आ। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, इन्हें हम दिक कौज्जाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक कौज्जाएं। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये क्या कहलाती हैं? दिक कौज्जाएं भी कहलाती हैं। बहुत अच्छी तरह से सुनना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अच्छा, अगर आप इन तीनों को यहाँ देखें तो यहाँ पर आप एक चीज़ कह सकते हैं। आप बोले सर क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, देखेंगे दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। हालांकि आपको पता होगा ये बात, नहीं फिर भी नहीं पता तो मैं आप जरूर यहाँ से आपको बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर करो इसका, क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा स्क्वायर करो इसका, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर करो, ए जेड स्क्वायर अपॉन वो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अच्छा, एलसीएम इसका आप लेंगे तो एलसीएम आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो जो मैंने आपसे कहा था दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 आती है। अभी हमने जरा त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन देख लिया है। अब जिस तरह से मैंने द्विविमीय तंत्र में सदिश के वियोजन के लिए आपको उदाहरण करके बताए थे, वैसे त्रिविमीय तंत्र में सदिश के वियोजन के लिए भी मैं आपको उदाहरण करके बता रहा हूँ। समझना बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से। ओके, देखिए देखें, समझें। देखिए, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कोई सदिश है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। कोई सदिश है मेरे पास ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप। आपसे कहा जाता है ए वेक्टर का परिमाण व दिक कौज्जा बताइए। आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं कि आपको यहाँ पर एक तो ए वेक्टर का परिमाण बताना है कि इस ए सदिश का परिमाण क्या होगा, और फिर आपको बताना है कि इसके दिक कौज्जाएं क्या होंगे। देखते हैं जरा। मैंने आपसे कहा था कंसेप्ट वो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 2 का स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 का स्क्वायर। ए जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6, तो 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर।
तो भैया 2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 40 और 16 56। तो मेरे पास अगर इसके परिमाण के बारे में पूछा जाए तो हमने इसका परिमाण निकाल लिया √56। अब आपसे दिक्कतजाएं पूछी गई तो आप लिखोगे हाँ सर, एक तो दिक्कतजाए कॉस अल्फा होती है, ये अपने पास ax/a के बराबर थी, तो ax कितना है 2 और a आपने अभी अभी निकाला √56। एक दिक्कतजाए आपकी थी कॉस बीटा जो कि ay/a के बराबर थी, ay कितना निकाला आपने 4 और ये कितना हो गया √56। एक दिक्कतजाए आपकी थी कॉस गामा जो कि az/a के बराबर थी, az कितना है 6 और ये कितना है √56। तो देखो इसमें केवल यही क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपको क्या पूछ लेगा, सदिश का परिमाण पूछ लेगा, तो उसके दिक्कतजाएं पूछ लेगा। तो मैंने आपको यहाँ सदिश का परिमाण बता दिया, देखो √ax² + ay² + az², और मैंने आपको दिक्कतजाओं के बारे में बता दिया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फा अपना होगा ax/a, तो ax/a आपने निकाला, ax की वैल्यू आप 2 निकाल चुके थे तो हमने 2/√56 कह दिया। फिर आया कॉस बीटा ay/a, तो आपने कॉस बीटा देखा तो ay की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू आप √56 निकाल चुके थे तो 4/√56, और कॉस गामा 6/√56। तो आज हमने सदिशों के वियोजन के बारे में अच्छी तरह से समझा, और वियोजन के बेसिस पर आपने एक तो द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन करके देखा और एक आपने त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन करके देखा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है जो इस चैप्टर में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है और जिसके बारे में अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना है, वो है सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले जिस टॉपिक के बारे में हमको डिस्कशन करना है वो है सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब सदिशों के योग में सबसे पहले आप एक चीज याद रखें कि 2 सदिशों का जब आप योग करेंगे तो 2 सदिशों का योग करने पर परिणामी राशि आपको सदिश ही मिलेगी, और 2 सदिशों को जब आप अंतर निकालेंगे तो 2 सदिशों का अंतर निकालने पर भी परिणामी राशि आपको सदिश मिलेगी। योग करते हैं तो योग करने पर भी परिणामी राशि सदिश मिलती है, और 2 सदिशों का अगर आप अंतर करते हैं तो भी परिणामी राशि सदिश मिलती है। सदिशों के योग से संबंधित अपने को 3 प्रकार के नियम पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, लॉ ऑफ ट्राइंगल। दूसरा पढ़ना है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरा पढ़ना है सदिशों के योग का बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, तो हम सदिशों के योग को पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हमने यहाँ निकाल के रख दिया, वो कंसेप्ट हमने यहाँ निकाल के रखा है कि जब भी सदिशों का योग किया जाता है तो सदिशों के योग से जो परिणामी राशि हमको मिलती है वो राशि सदिश होती है। इसके बाद मैंने आपसे कहा अगर आप सदिशों के योग की बात कर रहे हैं तो सदिशों के योग से संबंधित 3 प्रकार के नियम आपको यहाँ पढ़ने हैं। एक तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आपको पढ़ना है, एक सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम आपको पढ़ना है, और एक बहुभुज का नियम आपको पढ़ना है। यानी एक आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ ट्राइंगल, दूसरा आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और तीसरा पढ़ेंगे आप लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो आज के लेक्चर में हमने सदिशों के वियोजन के बारे में समझा था। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, अगला लेक्चर जो हमारा चलेगा, उसमें हम सदिशों के योग और सदिशों के अंतर के बारे में समझेंगे, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। एक बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी लोग उसको अच्छी तरह से देखना, समझना, क्योंकि ये वीडियो फ्यूचर क्लासेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल क्लास आज के वीडियो में हमने वियोजन समझा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग सदिशों के योग के बारे